हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि लेंथ ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल नंबर ऑफ डेज के अंदर ही तो रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड प्लस हो जाएगा रॉ मटेरियल इन्वेंटरी होल्डिंग पीरियड प्लस प्रोडक्शन पीरियड वर्किंग प्रोसेस प्लस सप्लायर पेमेंट माइनस और फिनिश्ड गुड्स प्लस। ये हमारा कैलकुलेटेड साइकिल है, वही है ना, लेकिन आपने सीक्वेंस के हिसाब से लिखना है जो हमारा फार्मूला। ये मैन्युफैक्चरर का केस था या रिटेलर का? मैन्युफैक्चरर का रॉ मटेरियल है। फिर अगला सवाल कुछ इस तरह से है, थोड़ा सा चेंज है। रिसीवेबल्स हमारे गिवन है 4 मिलियन, ट्रेड पेएबल 2 मिलियन, इन्वेंटरी 4.3 मिलियन, सेल्स 80% ऑन क्रेडिट, सेल्स 80% ऑन क्रेडिट। आपको पता है जब हम फार्मूले में लेते हैं नेट क्रेडिट सेल लेते हैं, तो जब हम सेल लेंगे तो 80% लेंगे, पूरी 100% सेल्स नहीं लेंगे। मटेरियल परचेजेस ऑल ऑन क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल भी उसने बता दी। तो ये बेसिकली हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल कहां पर इस्तेमाल होगा? इन्वेंटरी के अंदर। परचेजेस कहां इस्तेमाल होता है? एवरेज पेमेंट के अंदर। और यहां 80% इसका हमारा उसके अंदर हुई, हमने नियरेस्ट डे में लिखना है, मतलब राउंड ऑफ करके लिखना है। यहां पर देखिएगा जरा, इसमें भी हमने फाइंड करना है कैश ऑपरेटिंग साइकिल। इसमें क्या इशू हो सकता है? सेल हमारी गिवन है और 25% क्या गिवन है हमारा? मार्जिन। वो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। यहां से आप कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर सकते हैं क्या? यहां से मेरी कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड हो जाएगी। उसके बाद अगली बात क्या है? रिसीवेबल गिवन है, फिनिश्ड गुड, वर्क इन प्रोसेस, रॉ मटेरियल और ट्रेड पेएबल। आगे लिखा हुआ इन्वेंटरी लेवल आर कांस्टेंट। यहां पर रॉ मटेरियल आर 80% ऑफ द कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल कहां पे इस्तेमाल होगी? कॉस्ट ऑफ सेल फिनिश्ड गुड में भी कॉस्ट ऑफ सेल इस्तेमाल कर सकते हो और वर्क इन प्रोसेस में भी कॉस्ट ऑफ सेल इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए रॉ मटेरियल के अंदर क्या फाइंड? रॉ मटेरियल परचेज वो किसके बराबर है? कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करके उसका 80% कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड कर लेंगे, उसका 80% ले लेंगे, बाकी जो 20% होगा वो लेबर और ओवरहेड पे। ठीक है, तो इसमें अगर हम बात करें हमारी सेल तो सारी क्रेडिट पे है, यहां से हमारा कलेक्शन पीरियड आ जाएगा इन दोनों से, और इसका 75% ले जरा 3600,000 का। कितना? 2700,000। अब ये है कॉस्ट ऑफ सेल। इस कॉस्ट ऑफ सेल का 80% मटेरियल है। इस कॉस्ट ऑफ सेल का 80% मटेरियल है, तो वो कितना आ रहा है? 21। ये कहां पर इस्तेमाल होगा? रॉ मटेरियल के अंदर। और आपका जो कॉस्ट ऑफ सेल कहां पर इस्तेमाल हो जाएगा? उसके अंदर वर्क प्रोसेस के अंदर भी इस्तेमाल होगा और फिनिश्ड गुड्स के अंदर, क्योंकि और कुछ बताया नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 FR1 का सवाल था। ये तो सिंपल रेशियोज फाइंड करनी थी और सारे डाटा गिवन था। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए। ये भी आसान सा था। यहां पर कंप्यूट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का मतलब क्या है? हमें डेटा चाहिए। डेटा कैसे फाइंड हो जाएंगे? सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 60 ओवर, कहीं उसने बताया कुछ नहीं बताया हो तो आप 360 भी ले सकते हो और 365 पे। ये क्या आ जाएगा आपके पास? डेटर्स। ये कल बताया था ना। उसके बाद मटेरियल है। मटेरियल के ऊपर कौन सी कॉस्ट लगेगी? इन्वेंटरी 30 ओवर 365। फिर उसके बाद आ जाता है पेएबल। पेएबल फिर इन दोनों को प्लस कर लेंगे, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। यानी ये मटेरियल है और ये अदर कॉस्ट है, तो हम इसको 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 40 ओवर 360। हमारे पास मटेरियल सॉरी डेटर भी आ जाए, क्रेडिटर भी आ जाएगी और इन्वेंटरी भी आ जाएगी। 8वां सवाल है किसमें था? बस 8वां भी है और 9वां भी। ये दोनों सवाल अच्छे हैं, ये हम डिस्कस करते हैं। सवाल की रिक्वायरमेंट पे चलते हैं।
compute the working capital requirement assuming that labor force is paid 50 working hours each year. ये एक अच्छा सवाल है और ये वैसे भी ओवरऑल आपकी कैलकुलेशन में आपकी हेल्प किया करेगा। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट मैंने आपको पहले भी कहा था कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ मटेरियल इन्वेंटरी डेटर्स और क्रेडिटर्स नहीं है, बल्कि ऑल करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। ये किसी के सवाल हुआ है? नहीं, अगर किसी ने आपने किया और आपने भी किया। देखें सेल्स कितनी है? 1500। कॉस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कहता है कि जो आपकी कॉस्ट है ना वो 30% उसके अंदर मटेरियल है और है सारे का सारा सेल्स का, और 25% लेबर है, और वेरिएबल ओवरहेड 10% है, और फिक्स्ड ओवरहेड 15% है, और सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 5% है, और है किसका सारी का सारी परसेंटेज? सेल्स। ठीक है, तो आप बताएं मटेरियल कितने खर्चा हुआ है आपका? 15 लाख का 30%। लेबर कितनी है? 15 लाख का 25%। कितना? 375,000। और वेरिएबल ओवरहेड 10%, 1,50,000। फिक्स्ड ओवरहेड 2,25,000 और सेलिंग एंड एडमिन 75,000। डन। ये तो उसने हमने वर्किंग फाइंड कर दी। अब कहता है एवरेज स्टैटिस्टिक रिलेटिंग टू द वर्किंग कैपिटल आर एज फॉलो। रिसीवेबल 2.5 मंथ। तो यहां से डेटा फाइंड हो सकते हैं। डेटा कैसे फाइंड करेंगे? सेल मल्टीप्लाइड बाय 2.5 डिवाइडेड बाय 12 मंथ है ना, तो 12 पे डिवाइड करो जरा। सेल कर लेंगे ना, मल्टीप्लाइड बाय 2.5 ये हमारे डेटा आ गए। कितने आ गए? 3125 डन। अब कहते हैं रॉ मटेरियल आर इन इन्वेंटरी ऑफ द 3 मंथ। रॉ मटेरियल 3 मंथ है, तो रॉ मटेरियल कितना आ गया? रॉ मटेरियल की अमाउंट, रॉ मटेरियल हमें 4,50,000 गिवन है, लेकिन हमने फाइंड करना है किसके क्रेडिटर्स वगैरह। ठीक है, तो वो कहते हैं रॉ मटेरियल आर इन इन्वेंटरी फॉर 3 मंथ। आगे वर्क इन प्रोसेस 2 मंथ, हाफ प्रोडक्शन हुई है उसकी भी, मतलब हाफ प्रोडक्शन मतलब क्या होता है? अभी आधा काम हुआ है, आधा काम नहीं। लेकिन उसने ये कहीं नहीं लिखा कि मटेरियल के ऊपर आधा काम हुआ है या लेबर के ऊपर आधा काम हुआ है या ओवरहेड के ऊपर आधा काम हुआ है। बाय डिफॉल्ट हम सबको आधा ले लेंगे। बाय डिफॉल्ट वैसे लेबर और ओवरहेड आधा होता है, मटेरियल 100% हम लेते हैं हमारे प्रोसेस में, वो मटेरियल तो पहले लग जाता होता है प्रोसेस अकाउंट। चलिए जी, उसके बाद है फिनिश्ड गुड्स रिप्रेजेंट 1 मंथ प्रोडक्शन। ये तीनों क्या है? इन्वेंटरी होल्डिंग टाइम। ये तीनों क्या है? इन्वेंटरी होल्डिंग टाइम। और इससे अगर हम तीनों की वैल्यू फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? टोटल इन्वेंटरी, मटेरियल टोटल अमाउंट, वर्क इन प्रोसेस की टोटल अमाउंट, और चले निकालते हैं जरा। रॉ मटेरियल 3/12 कितना? 2500। वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स किसके ऊपर अप्लाई होगा? या सिर्फ कोई है आइडिया? वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड। वर्क इन प्रोसेस होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर, और फिनिश्ड गुड्स का कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर। और अगर लिमिटेड इंफॉर्मेशन तो फिर दोनों की जगह एक ही इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे भाई ये क्या चीज है आपकी? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है ये? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इन तीनों को प्लस कर लें। मटेरियल, लेबर,
ओवरहेड 975। और मटेरियल है फिनिश गुड है कितना मल्टीप्लाई बाय 1/12, ये आपके पास फिनिश गुड्स आ जाएंगे 81250000। ये क्या आ गया 975 मल्टीप्लाई बाय 1/12 फिनिश गुड। वर्क इन प्रोसेस आप दो तरह से कर सकते हो, मटेरियल लेबर ओवरहेड को अलग अलग कर लो या सबको इकट्ठा कर लो। अलग अलग करना क्यों जरूरी है? अगर वो कहता ना मटेरियल इतने परसेंट कंप्लीट हो गया, लेबर का इतने परसेंट कंप्लीट हो गया, ओवरहेड के इतने परसेंट, फिर अलग अलग कर लेते। अब सारे का सारा क्या है, टू मच टाइम लग रहा है और प्रोडक्शन कितनी है 50%। हां तो जो आई कैप तो ये है इस सवाल, जो सॉल्यूशन इसने दिया हुआ है ना वो ये दिया हुआ है कि इस मटेरियल को, इस लेबर को और इस ओवरहेड को 2/12 करके 50% से मल्टीप्लाई किया हुआ। सब को 2/12 मटेरियल लेबर और ओवरहेड को 2/12 से मल्टीप्लाई करके 50% से मल्टीप्लाई किया हुआ। अब अगर वो कहता कि हमारा मटेरियल 100% है तो वहां पर क्या कर देते 100% और लेबर और ओवरहेड 50%। अब क्योंकि सारे 50% हैं तो आप चाहो तो इन सबको प्लस करके 2/12 मल्टीप्लाई बाय 50% कर सकते थे। और ये भी वैल्यू क्या आ रही है 2125 दे दो, तीनों को प्लस कर देंगे। अब आपके पास मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, ओवरहेड आ गया। सर ये जो 50% हम ले रहे हैं ऐसा थोड़ी है कि वो उतना ही कंज्यूम करेगा, मतलब जैसे लेबर है या नहीं बात सुन। हमारी जो इन्वेस्टमेंट चाहिए ना वर्क इन प्रोसेस के ऊपर 50% काम हो गया, ठीक है। इसका मतलब है अभी पूरी इन्वेस्टमेंट तो लगी नहीं। कितना पैसा चाहिए, हाफ। 2 महीने है कन्वर्जन पीरियड, लेकिन हमारा जो वर्क इन प्रोसेस पड़ा हुआ है उसके ऊपर जितनी कॉस्ट लग चुकी है वो हर एक चीज की 50% है। तो हम क्या करते हैं, या यूनिट को मल्टीप्लाई कर दो या टाइम को मल्टीप्लाई कर दो, ये आपकी अपनी मर्जी है, या कॉस्ट को 50% से मल्टीप्लाई कर। तो मटेरियल लेबर ओवरहेड तीनों को या तीनों को प्लस करके 50%। अगर वो परसेंटेज चेंज होगी तो सबका अलग अलग। तो जनाब आपके पास आ गया ये क्या है डेटर, ये क्या है मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स। ये सारे आपके एसेट वाली साइड पूरी होगी, एसेट वाली साइड पूरी होगी। अब आ जाते हैं लायबिलिटी वाली साइड पे। कहता है क्रेडिट इज टेकन, मटेरियल आपको 2 महीने की उधार पे मिलता है, मटेरियल आपको 2 महीने की उधार पे मिलता है। तो जितना मटेरियल खरीदा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये नहीं बताया हुआ कंज्यूम कितना हुआ और खरीदा कितना, तो क्या अजम्पशन लेंगे जितना खरीदा उतना कंज्यूम हो गया। तो जनाब 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय 2/12, ये अब हमारा क्रेडिट का मतलब क्या आ रहा है, पेबल्स। तो हमारे पास 450,000 है मल्टीप्लाई बाय 2/12। ये किसके पेबल आ जाएंगे, मटेरियल के। लेबर एक हफ्ता, लेबर के पैसे कितने टोटल 375,000 मल्टीप्लाई बाय 1/52। अच्छा चलिए 50 का यहां 50 का, तो ये 50 हफ्ते की बात की गई। कितना 7,500। वेरिएबल ओवरहेड के भी पेएबल है 1 मंथ। तो वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं 150,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12, 12,000। ये सारे हमारे करंट लायबिलिटी है, तो सबका पेएबल फाइंड करते जाएंगे। फिर उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड 2,25,000 मल्टीप्लाई बाय 1/12। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 75,000 मल्टीप्लाई बाय 0.5/12। ये सारे हमारे पेएबल आ गए। ये सिर्फ एक पेएबल नहीं हमारा,
सिर्फ सप्लायर नहीं है। वर्किंग कैपिटल याद रखें, मैंने पहले बताया वर्किंग कैपिटल होता है ऑल करंट एसेट्स माइनस ऑल करंट लायबिलिटीज। तो हमने एसेट भी फाइंड कर लिया, लायबिलिटीज अब माइनस करोगे तो जो आंसर आएगा दैट इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ईगो के बाद ये सवाल मैं एक बात तो आपको पहले ही पता होती है कि अभी जो सवाल आप लोगों को पेपर में आए थे, F2 का पेपर आपने दिया, कॉस्ट अकाउंटिंग का दिया, याद रखें 80% पेपर ना वो आपको आता ही होता है। वो चाहे सवाल की स्टेटमेंट आए क्या पैसे दे दे कि आपको समझ ना लगे वो अलग बात है। अगला सवाल है इसमें थोड़ी सी चेंजेस करने के लिए, जो अमाउंट नीचे गिवन है ये इन 1000 में है। अब वो कहता है एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द, अब इसमें आप देखिए स्टॉक उसने दे दिया, डेटर उसने दे दिए, बाकी पीछे रह क्या गया पेबल। अब पेबल का उसने पेमेंट टाइम दे दिया 16 दिन, और यहां से हम रॉ मटेरियल कंजम्पशन को अज्यूम कर लेते हैं। परचेज तो रॉ मटेरियल किया होगा ना, परचेज तो हमने रॉ मटेरियल किया होगा ना, तो उसके पेबल आ जाएगा, तो सवाल हमारा हो जाएगा। तो मटेरियली हमने इसको प्लस करके इसमें डेटर ऐड कर देंगे और उसमें से सप्लायर फाइंड करके माइनस कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 जो यहां तक आपका काम था, पहले तो आपकी ये सेलिंग प्राइस है, ये पेपर में बड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ये यूनिट है 10 रुपए एक यूनिट की कीमत है, तो सेल हमारी ये है। यहां से बहुत सारे लोग धोखा खा गए। ये जो 20% है ये आपका नेट प्रॉफिट है। अब लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ये शायद वो प्रॉफिट परसेंटेज है, इससे कॉस्ट ऑफ सेल आएगी। खुदा के बंदे से कॉस्ट ऑफ सेल नहीं आएगी, इससे टोटल एक्सपेंस आएंगे, कॉस्ट ऑफ सेल भी आएगी और अदर, क्योंकि आपको नेट प्रॉफिट गिवन किया हुआ, मतलब सेल का 20%, आपका नेट प्रॉफिट कितना है 20,000। जो 80,000 है वो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं है। अगर ये 20% जीपी रेशो होता ना तो 80,000 हमारी कॉस्ट ऑफ सेल। ये वो छोटे छोटे मसाइल हैं जो हमें कहते हैं 48 47 नंबर पे फेल करते हैं, ये छोटे छोटे मसाइल हम सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ते, हालांकि पता होता है। अब देखिएगा जरा यहां पर आगे कहता है कि एवरेज क्रेडिट पीरियड टू बी अलाउड 8 हफ्ते, 4 हफ्ते, 12 हफ्ते, 10% कंटीजेंसीज। 10% कंटीजेंसीज का मतलब ये होता है कि जितना आपको फाइनेंस चाहिए जो फाइंड करोगे 10% ज्यादा चाहिए। मतलब क्यों कि 10% जाया होने के बाद हमारे लिए इधर उधर छोटे मोटे खर्चे ज्यादा हो जाए, तो 10% कंटीजेंसी कभी वो बैड डेट्स कह देगा कि ये चीजें हो सकती हैं, तो वो जितना वर्किंग कैपिटल निकालोगे ना उसमें 10% ऐड करोगे। और 10% कैसे ऐड करना है? 90 पे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करना या 10 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि वो जो अमाउंट हमें आई होती है तो वो नेट ऑफ 10% होती है। हम कहते हैं 10% ज्यादा अरेंज करेंगे ताकि जो इधर उधर छोटे मोटे खर्चे हो जाए। कंटीजेंसी का मतलब क्या होता है? बस आइए 37 आपने पढ़ा होगा कि वो चीजें जो अभी हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटीज हो, वो डेफिनेशन ना सुना हो, मुझे भी नहीं आती। अच्छा अब यहां पर देखिएगा आगे वो कहता है कि आपके पास एवरेज क्रेडिट अलाउड टू कस्टमर 8 हफ्ते और 4 हफ्ते सप्लायर को दिए हैं। एवरेज स्टॉक होल्डिंग 12 हफ्ते। तो यहां से ऊपर से आप क्या फाइंड करोगे? पहले एक सेल गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल फाइंड करके कॉस्ट ऑफ सेल के ऊपर वो दोनों अप्लाई करेंगे, सप्लायर के लिए भी वही और क्रेडिट इन्वेंटरी के लिए भी वही। तो माइनस करोगे, सो दैट आपका आंसर आ गया ये निकाल बल्कि एंड द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स ये 20,000 आ गया। कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है? कॉस्ट ऑफ सेल कुछ नहीं बताया उसकी इंफॉर्मेशन। द परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स supplier requirement
ये 10% कंटिजेंसी पे समझे कि हमारा एक्सपेंसेस है, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे पास होगी वो कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी। तो 10% अगर कंटिजेंसी लेते हैं तो कितनी बनती है 2000, ये अदर एक्सपेंस निकालना होगा। बाकी कितना बच जाएगा 78, ये 78,000 को बेस बनाकर हमारा ये सवाल होगा। चलिए जनाब, ये टॉपिक अब आपकी हद तक रह गया। ये छोटे छोटे सवाल बड़े अच्छे हैं। वो कहता है वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज के बारे में बताएं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एक और एक फूड रिटेलर है। तो बेसिकली कहते हैं रिटेलर और मैन्युफैक्चरिंग की वर्किंग कैपिटल में क्या फर्क होता है? क्या फर्क होता है? इन्वेंटरी का। उसमें इन्वेंटरी होल्डिंग टाइम से फेंक दिया जाता है और इसमें रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोसेस का, और ये सारे बेसिक सिनेरियो टाइप सवाल है, ये आपने खुद करने हैं, ठीक है। 31 तक है सवाल टोटल। और अब आपने इंशाल्लाह अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, और आपने जब आना है तो बस इधर ही आए।